इंडियन टीम जो कि गई है इंग्लैंड के टूर पर और खेलेगी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज जिसको पटौड़ी ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। और इन पांचों टेस्ट मैचेस के सीरीज के अंदर पहला टेस्ट मैच जो कि 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर इंग्लैंड के अंदर हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर वहां पर वेदर कैसा होने वाला है, वहां की पिच में जो होती है मिट्टी का कंटेंट वो किस तरीके का होता है और उसका नेचर कैसा होता है, वहां पर स्विंग होगी या नहीं, बाउंस कैसी होगी पिच के अंदर, और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पिच का व्यवहार किस तरह से चेंज होता चला जाएगा, उसको तो हम समझेंगे ही समझेंगे पिच रिपोर्ट के अंदर काफी डिटेल में। और इस तरह से उस पिच रिपोर्ट को समझेंगे कि कुछ भी एक ऐसे भी इंफॉर्मेशन पिच के बारे में बची कि नहीं जिसके बारे में आपको कहीं और जाकर के खोजना पड़े। तो डिटेल में तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, जिसमें हम दोनों टीमों की तरफ से हर एक प्लेयर के बारे में हर वो इंफॉर्मेशन लेंगे जिसको जरूरी होता है, जो कि हमको अपनी टीम में, फैंटेसी की टीम में किसी भी प्लेयर को पिक करने के लिए, चाहे वो ग्रैंड लीग की टीम हो चाहे स्मॉल लीग की टीम हो। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लैंड की टीम ने अपना प्लेइंग 11 अनाउंस भी कर दिया है इस मैच के लिए, और इनका जो 11 है यानी कि जो प्लेइंग 11 है उसमें बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो भी देखना जरूरी होगा। और खास करके इस पिच के अकॉर्डिंग कौन से बॉलर बेस्ट होंगे, चाहे वो इंडिया की तरफ से बात करें चाहे इंग्लैंड की तरफ से बात करें, वो जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपको पिच रिपोर्ट में ही समझ में आ जाएगा। बाकी इंडियन टीम की तरफ से भी ऋषभ पंत ने मैच के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसके एक दिन पहले करीब आकर के अपना बैटिंग ऑर्डर, यानी कि ऋषभ पंत जो कि टीम के वाइस कप्तान भी है, उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर कंफर्म किया और इवन कप्तान शुभमन गिल का भी बैटिंग ऑर्डर कंफर्म कर दिया। और उसी वजह से काफी हद तक प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से भी कंफर्म हो चुकी है, एक दो कंफ्यूजन के अलावा। तो वो क्या होगा उसको भी देखेंगे। और जैसा मैंने को बताया कि 20 जून को यह मैच भारत में शाम को 3:30 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर वहां की लोकल टाइम के हिसाब से यह मैच सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। और वैसे भी टेस्ट मैचेस है तो दिन के ही होते हैं, हालांकि अब तो डे नाइट टेस्ट मैचेस भी होते हैं, जो कि फिलहाल आपको इस तरह के मैच देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पिच के बारे में, वेदर के बारे में आपको मैं वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए जरूरी होगा, जो कि और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ना। सबसे पहले तो यहाँ पर वेदर की ही बात कर लें तो कंडीशंस यहाँ पर क्लाउडी होने वाली हैं और काफी हद तक ठंड तो होगी ही, चूंकि इंग्लैंड नाम का देश है। और ये जो क्लाउडी कंडीशन और क्लाउडी और साथ ही साथ कोल्ड वेदर यहाँ पर होने वाला है, ये मैच के पूरे पांचों के पांचों टेस्ट मैच के दौरान यहाँ पर बना रहेगा, जिसमें चौथे दिन जाकर के उम्मीद है कि बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होंगी, धूप भी मैदान पर दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो वेदर फोरकास्ट है जो कि इंग्लैंड के अंदर ना बहुत तेजी से चेंज होता है, आप बिल्कुल भी वेदर फोरकास्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि जो सीजन चल रहा है और जो फिलहाल इंग्लैंड नाम का देश जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है, पृथ्वी के ऊपर अगर आप देखें, और उसमें भी ये जो मैदान है हेडिंग्ले लीड्स का, ये इंग्लैंड के अंदर भी नॉर्दर्न रीजन में जाकर के ये मैदान देखने को मिलता है। वहां की यॉर्कशायर नाम की जो काउंटी है, वहां का जो लीड्स नाम का जगह है, वहां पर ये हेडिंग्ले नाम का मैदान स्थित है। तो एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इंग्लैंड के अंदर भी नॉर्दर्न रीजन में ये मैदान मौजूद है, तो वहां पर बारिश होती भी है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, हार्श वेदर होता है, क्लाउड्स हमेशा मैदान पर बने रहते हैं। और फिलहाल जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से मैच में जो 5 दिन होंगे उसमें से 4 दिन तो वेदर क्लाउडी होगा ही, बारिश की भी संभावनाएं होंगी एक दिन को छोड़ करके। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ना जो पिच के बारे में, तो लूम सॉइल की पिच वहां पर बनती है। और लूम सॉइल का क्या मतलब होता है कि जो लूम सॉइल की पिच होती है वहां पर 3 तरीके के अलग अलग तरीके की मिट्टी वहां पर मिलाई जाती है, जिसमें क्ले होता है, सिल्ट होता है और सैंड होता है। क्ले और सिल्ट की वजह से जो पिच की ग्रिप होती है, मतलब जो बाइंड उसका होता है वो बना रहता है। और यहाँ पर जो सैंड का कंटेंट यहाँ पर मिलता है, तीनों एकदम बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं, 33.33%। तो इस तरह से जो सैंड का यहाँ पे जो कंटेंट होता है 33% इस पूरी लूम सॉइल के अंदर, उसकी वजह से पिच के ऊपर काफी अच्छा खासा बाउंस क्रिएट होता है। तो काफी हद तक अगर आप देखेंगे ना तो पहले 2 दिन जो टेस्ट मैच के होंगे, साउथ अफ्रीकन टाइप की कंडीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। या थोड़ा सा और रिलेट करने के लिए समझने की कोशिश करें तो इंडिया के अंदर जैसे आपने वानखेड़े स्टेडियम की पिच देखी है ना, लाल मिट्टी की होती है, उसका नेचर जो कि बाउंसी होता है, शुरू में गेंद को स्विंग सीम मूवमेंट देता है, ठीक उसी तरीके का यहाँ पर नेचर पहले 2 दिन देखने को मिलेगा इस लूम सॉइल नाम की पिच पर, जहां पर आपको मैंने बताया कि क्ले, सिल्ट और सैंड का, और सैंड की वजह से जो बाउंस होता है उसका कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो निश्चित रूप से पिच को बाउंसी बना देगा। पहले 2 दिन गेंद को स्विंग कराएगा, लेकिन जैसे जैसे यह मैच आगे बढ़ेगा वो काफी हद तक पिच को काफी हद तक पूरी तरह से फ्लैट करता चला जाएगा। ब्रेक आपको यहाँ पर पिच पे देखने को नहीं मिलेगा, स्पिनर्स के लिए कोई हेल्प देखने को नहीं मिलेगी। और रिजल्ट्स अगर आप जाकर के देखिए, इसी वजह से पिछले 4 टेस्ट मैचेस जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, 4 के चारों टेस्ट मैचेस में जिस टीम ने बैटिंग सेकंड करी है, मतलब सेकंड इनिंग में जिस टीम ने बैटिंग करी है, वो चारों मैचेस उसी टीम ने जीते हैं। और उस टीम का नाम है इंग्लैंड की टीम, जो कि काफी हद तक किस्मत वाली भी रही है। जिसमें जो लास्ट मैच यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी थी, 6 से 9 जुलाई को मैच हुआ था 2023 के अंदर। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए, ऑल आउट हो गई, 10 की 10 विकेटें वहां पर पेसर्स लेकर गए। उसके बाद इंग्लैंड की टीम 237 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, 9 विकेटें पेस और 1 विकेट स्पिन ने लिया। और उसके बाद थर्ड इनिंग में ऑस्ट्रेलियन टीम ने 224 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई, जहां पर 8 विकेट पेस और 2 विकेट स्पिन ने ली। और फिर इंग्लैंड की टीम ने जो चेज करने को स्कोर इनको मिला, उसको उन्होंने ना सिर्फ चेज किया बल्कि 3 विकेट से मैच को जीता। और उस मैच को जीतने के बाद दिखा दिया कि सेकंड इनिंग की बैटिंग करना या लास्ट इनिंग में खास करके बैटिंग करना, जो टीम
सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, वो लास्ट इनिंग में भी बैटिंग करेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इस वजह से वो फायदेमंद नतीजा यहाँ पर निकलता है। और ना सिर्फ इस टेस्ट मैच के अंदर बल्कि इसके पहले के 2022 में, 2021 में और काफी हद तक 2019 वाले टेस्ट मैचेस में भी अगर आप देखें ना, तो इंग्लैंड की टीम को सेकंड इनिंग में और फोर्थ इनिंग में इनकी किस्मत भी अच्छी थी, काफी हद तक बैटिंग करने का मौका मिला और उसका पूरा फायदा इस टीम ने ना सिर्फ उठाया कंडीशन के लिहाज से, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस भी तगड़ी दिखाई। जहां पर इस वाले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मैच के अंदर भी इंग्लैंड ने 296 का स्कोर चेज किया, 7 विकेट से मैच को जीता। और यहां पर देखेंगे इंडिया इंग्लैंड वाले मैच में इंडियन टीम को जब पहले बैटिंग करनी पड़ी तो टीम 78 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ये 2021 की बात है। फिर इंग्लैंड की टीम ने 432 रन बना दिए और ऑल आउट हो गई। और फिर यहां पर इंडियन टीम ने 278 रन बना करके ऑल आउट हुई और इनिंग डिफीट वहां पर इंडियन टीम को झेलनी पड़ी, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने मैच को जीता पारी और 76 रन के बड़े अंतर से। और ये एक और टेस्ट मैच यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, जहां पर 179 पर ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट हो गई, फिर इंग्लैंड की टीम 67 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्होंने 246 के स्कोर पर ऑल आउट किया और एक कमाल का वो महानतम मैच जिसको माना जाता है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का, जिसमें जो इंग्लैंड के कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्होंने जो सेंचुरी लगाई सेकंड इनिंग के अंदर और आखिरी विकेट में जो आखिरी एक जो गेंद थी जिसपे चौका लगाकर उन्होंने टीम को जिताया, वो काफी हद तक ऐसा मैच बन गया बेन स्टोक्स के लिए, खास करके जो महानतम टेस्ट पारियों में से एक माना जाता है उसको। और उसके दम पर इंग्लैंड की टीम ने उस मैच को केवल 1 विकेट से जीता। तो पिछले चारों टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं इस ग्राउंड पर। सेकंड इनिंग और फोर्थ इनिंग में बैटिंग करने का जब उनको मौका मिला और जो कंडीशंस यहां पर आपको मैंने बताई, वो काफी हद तक उसी तरीके की बैटिंग को सूट भी करता है। मैच आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग के लिए पिच बेहतर होती चली जाती है। तो इस पिच रिपोर्ट को समझ करके मुझे उम्मीद नहीं है कि फिलहाल ऐसा कोई भी चीज बची हुई है पिच के रिगार्डिंग या वेदर के रिगार्डिंग जो आपको समझने की जरूरत है। और ऐसी पिचेस पर एक और चीज आपको बता दूं, जहां पर बाउंसिंग नेचर होगा, स्विंगिंग नेचर होगा पिच का, यहां पर ऐसे बॉलर काम में आते हैं ना जो गेंद को आगे पिच कराते हैं। बल्ले से बल्लेबाज जो खड़ा होता है उसके जितना ज्यादा करीब गेंद को पिच कराते हैं उतनी ज्यादा सफलता उनको मिलती है। शॉर्टर पिच या हार्ड लेंथ की जो बॉलिंग होती है वो यहां पर बिल्कुल काम नहीं आती। तो ऐसे कौन से बॉलर दोनों टीमों के अंदर है उसको भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको मैं ना सिर्फ टॉस का अपडेट दूंगा, पिच रिपोर्ट वहां पर दोबारा दे दूंगा, ताजा पिच रिपोर्ट जो आएगी जिसमें फिलहाल जो अभी पिच की पिक्चर्स रिलीज की गई ना उस पर काफी घास देखने को मिली है, जो कि निश्चित तौर पर मैच के शुरू होने के पहले उसको कम कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अपनी जो फाइनल टीम बनेगी स्मॉल लीग की वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक की मदद से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फाइनल पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट और फाइनल टीम के लिए। और बाकी फिलहाल आगे आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर बन सकता है, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने आपको बता ही दिया मैंने वीडियो के शुरू में, अपना प्लेइंग 11 इस मैच का अनाउंस कर दिया है। जहां पर बेन डकेट ओपन करेंगे जैक क्रॉली के साथ, ओली पोप नंबर 3 पर आएंगे, नंबर 4 पर आएंगे जो रूट, उसके बाद हैरी ब्रूक हैं, कप्तान बेन स्टोक्स हैं, बाकी जेमी स्मिथ इनके विकेट कीपर बैटर जिनको रिसेंट टाइम में काफी मौके मिल रहे हैं टी20 वनडे और अब तो टेस्ट मैचेस में भी। और उसके बाद यहाँ पर क्रिस वॉक्स है जिन्होंने भी प्रैक्टिस मैचेस में काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी इंडिया ए के खिलाफ। और उसके बाद ब्राइडन कार्स हैं, शोएब बशीर हैं और जोशुआ टंग है, जिसमें शोएब बशीर एकमात्र स्पिनर होंगे, ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे, जिसमें इनका साथ काफी हद तक आपको देते दिखाई पड़ेंगे जो रूट, जो पार्ट टाइम आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 यहाँ पर है इंडिया की तरफ से, इनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई इंडियन टीम की तरफ से कम से कम। लेकिन ऋषभ पंत जो टीम के वाइस कप्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा कि ये नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे और कप्तान शुभमन गिल नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। और जैसा हमने इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच हुए मैचेस में देखा कि वहां पर करुण नायर जहां पर इन्होंने दोहरा शतक भी लगाया नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए, तो चूंकि शुभमन गिल नंबर 4 पर, नंबर 5 पर यहाँ पर ऋषभ पंत आ रहे, तो बहुत बड़ी संभावना है कि करुण नायर ही नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। ओपनर ग्रुप में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दिखाई पड़ेंगे। और अगर ये बैटिंग ऑर्डर हुई तो जडेजा तो नंबर 6 पर आएंगे ही। अब नंबर 7 और 8 का यहाँ पर काफी हद तक द्वंद्व होगा नीतीश रेड्डी और साथ ही साथ यहाँ पर शार्दुल ठाकुर के बीच में, हो सकता है दोनों भी खेल जाए, जिससे उनको बैटिंग को भी डेप्थ मिलेगी, बॉलिंग भी दोनों करके दे देंगे। बाकी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज तो खेलेंगे ही। अब प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप में से कोई एक खेलेगा। और जैसा आपको मैंने पिच रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर ऐसी गेंदें काम आती है या ऐसे गेंदबाज काम आते हैं जो गेंद को थोड़ा सा काफी नजदीक पिच कराए बल्लेबाज के, यानी कि करीब 4 से 5 मीटर के एरिया में, ना कि 6 से 8 मीटर के एरिया में, तो वो बॉलर काम आते हैं, जिसमें सिराज तो आते ही हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा के लिए पिच शायद उतनी बेहतर ना हो, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड लेंथ पर बॉलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि आज के इस मैच में बॉलिंग में वैरायटी लाने के लिए भी आकाशदीप भी आपके पास ऑप्शन एक है जो कि खेल सकते हैं और उसी तरीके के टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करते हैं। और
हर्षदीप सिंह भी एक ऑप्शन है जिनको खिलाया जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले और अभी जो बीजीटी में बेहतरीन बॉलिंग करी थी आकाशदीप ने, ये बेहतर ऑप्शन होंगे। अब देखना पड़ेगा इंडियन टीम किसको खिलाती है। बाकी का बेंच आपके सामने, इसमें साई सुदर्शन भी एक नाम है जिनको मौका मिल सकता है, अभिमन्यु ईश्वरन है, ध्रुव जुरेल को भी हो सकता है खिला ले, नीतीश रेड्डी या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक की जगह पर, वो सब तो देखना पड़ेगा। बाकी इंग्लैंड का बेंच आप देख सकते हैं जो कि जरूरी है नहीं, क्योंकि ये फिलहाल प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुके हैं, तो बेंच के प्लेयर्स के बारे में जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन कोई नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हुए इंग्लैंड के प्लेयर्स का टेस्ट करियर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो प्लेइंग 11 अनाउंस किया गया है। बेन डगेट का 33 टेस्ट मैचों का करियर है, 2400 से ज्यादा रन है, 41 का एवरेज है, और वहीं पर जैक क्रॉली का बैटिंग एवरेज 31 का है टेस्ट मैचेस में, 35 का एवरेज है ओली पोप का। लेकिन जो रूट जो कि महानतम टेस्ट प्लेयर बनने के रास्ते पर हैं, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बनाने के रास्ते पर है तोड़ने के, 153 मैच में 55 का एवरेज, 71 विकेटें भी हैं, और साथ ही साथ 13,000 रन तो बना ही चुके हैं। बाकी हैरी ब्रूक के 25 टेस्ट मैच में 58 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन इंडिया के खिलाफ कैसा खेलते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बेन स्टोक्स के 111 टेस्ट मैचेस में ना सिर्फ 35 का बैटिंग एवरेज है, 213 विकेटें भी हैं। ठीक उसी तरह से जेमी स्मिथ जो 10 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, क्रिस वोक्स जो 57 टेस्ट मैचेस में खेल करके ना सिर्फ बल्ले से करीब 2000 रन बनाए हैं, बल्कि 181 विकेटें भी चटका चुके हैं। ब्रैडन कार्स है जिनका टेस्ट करियर बहुत ही शानदार शुरू हो चुका है, 5 मैचेस में 94 रन, 27 विकेटें भी हैं, 16 मैच में 58 विकेटें हैं शोएब बशीर के, 3 मैच में 12 विकेटें जोशुआ टंग के, जो कि एक अच्छे खासे स्विंग बॉलर हैं और उसी तरीके के बॉलर हैं जो जिनकी जरूरत होती है इस तरीके की पिचेस पर। हालांकि जोश टंग का हमने देखा था अभी रिसेंटली, जो इंडिया ए के खिलाफ इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, वहां पर बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े थे, और वहां पर इन्होंने लास्ट मैच में जो 2 इनिंग्स में बॉलिंग करी थी, केवल 2 ही विकेट एक इनिंग में ले पाए थे, थोड़ा सा फिट भी उतना दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हालांकि चूंकि प्लेइंग 11 में शामिल हैं तो निश्चित तौर पर फिट होंगे, और फॉर्म अगर आप इनका देखें ना तो लास्ट के 2 मैचेस में केवल अगर आप देखेंगे तो 4 ही विकेटें हैं, हालांकि उसके पहले का फॉर्म काफी बेहतर रहा है। तो एक अच्छे ऑप्शन है, जिस तरीके की ये पिच है, जैसे बॉलर यहाँ पर चाहिए होते हैं ठीक उसी तरीके के बॉलर हैं। बाकी शोएब बशीर स्पिन बॉलर हैं, बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। हालांकि अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, एक टेस्ट मैच में ये 3 विकेट, ये 6 विकेट, यानी कि एक टेस्ट मैचेस में 2 इनिंग में बॉलिंग करनी होती है। तो ये जो 9 विकेट इन्होंने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ लिया था टेस्ट मैच में, उसके पहले भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक सही फॉर्म में है। ब्रैडन कार्स का करियर आपको मैंने दिखा दिया, और निश्चित तौर पर काफी बढ़िया बॉलिंग इन्होंने टेस्ट करियर में शुरुआत में करी है, और ये भी उसी तरीके के बॉलर है, तो इनके पास गति भी है, गेंद को ऊपर पिच करा लेते हैं और साथ ही साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी बैटिंग ऑर्डर में बेन डगेट जो ओपन करते हैं, अपनी आखिरी फर्स्ट क्लास इनिंग में 140 रन बनाए, उसके पहले के नंबर से अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी का एक इशू दिखाई पड़ता है। बाकी जैक क्रॉली, इनका फॉर्म भी अगर आप देखें तो रन्स तो इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन वही बात एक बार फिर से इनके साथ भी आती है, बेन डगेट की ही तरह की कंसिस्टेंसी वो उस स्तर की देखने को नहीं मिलती, खास करके तब अगर सामने की टीम में बुमराह जैसे बॉलर हो या क्वालिटी बॉलिंग अटैक अगर सामने की टीम में हो, तो वो दिक्कत इन दोनों के साथ आती है। बाकी ओली पोप का फॉर्म अगर आप देखें तो इन्होंने भी 171 बनाए, 103 बनाए, 65 बनाए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर 1 रन, 14 रन, 45 रन और 1 रन की पारियां भी खेली। मतलब वही सेम चीज, सेम प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी को लेकर के टॉप 3 में यहाँ पर देखने को मिलता है, जो इंग्लैंड की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो रूट इनको लेकर के तो कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि अगर आप रिसेंट टाइम में कुछ देखेंगे, आखिरी की जो इनकी इनिंग्स रही है करीब 5, उसमें ज्यादा रन आए नहीं है, लेकिन जिस तरीके के खिलाड़ी हैं उसको चाहे फॉर्म कैसा भी हो, डाउट तो आपको करना ही नहीं। और ये भी आपको बता दूं, ये जो दोनों प्लेयर हैं, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो यहाँ पर हैरी ब्रूक हो, अपने होम ग्राउंड पर ये मैच खेलेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत तगड़े और शानदार ऑप्शन होंगे भी आज के मैच में दोनों के दोनों। हालांकि हैरी ब्रूक को मैं इंडियन टीम जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ उतना बढ़िया ऑप्शन मानता नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो फॉर्म ठीक ठाक इनका लगा हुआ है, तो फॉर्म के बेसिस पर अगर आप चले ना, तो ऊपर के तीनों खिलाड़ी जिनका निश्चित तौर पर आप एक बात तो कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन आखिरी इनिंग्स इनकी जो रही है उसमें तीनों की सेंचुरी है। और साथ ही साथ जो रूट का तो होम ग्राउंड है, हैरी ब्रूक का भी होम ग्राउंड है, जिनके रीसेंट फॉर्म उतना बेहतर है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बढ़िया नाम दिखाई पड़ते हैं। बाकी बेन स्टोक्स, इनको लेकर के तो कोई कहानी कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि बॉलिंग से भी कमाल करते हैं, और इनका जैसा कोई भी यूटिलिटी प्लेयर आपको दिखाई पड़ेगा नहीं टेस्ट क्रिकेट में। जेमी स्मिथ विकेट कीपर बैटर है, बहुत नीचे बैटिंग करने का मौका मिलेगा, इनका भी टेस्ट करियर काफी बढ़िया स्टार्ट हुआ है। बाकी क्रिस वोक्स एज ए बॉलर इस तरीके की पिच पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी ब्राइडन कार्स के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शोएब बशीर के बारे में हम बात कर चुके, जोशुआ टंग के बारे में भी बात कर चुके हैं, लेकिन प्लेयर पिक कौन से करने हैं पीछे का करियर और इधर का रिसेंट फॉर्म देखने के बाद, तो मेरे हिसाब से तो ब्राइडन कार्स और क्रिस वोक्स ऐसे 2 ऑप्शन है इस टीम के अंदर जिनको आप कतई मिस नहीं कर सकते। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रूट
रूट भी एक ऐसे ऑप्शन है जिनको किसी भी कीमत पर अपनी टीम से आप मिस नहीं कर सकते बेन स्टोक्स के साथ। ये 4 प्लेयर तो काफी हद तक पक्के हैं और अगर आप एक इंडियन टीम को फेवर कर रहे हैं आज के इस मैच में या इस टेस्ट मैच में जीतने के लिए, तो यही 4 प्लेयर मोर देन इनफ इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन अगर आप किसी तरह से इंग्लैंड को फेवर कर रहे हैं या काफी हद तक इस मैच को लड़ाई वाला मान रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए या तो ओली पोप या तो बेन डकेट में से कोई एक और अच्छा ऑप्शन बन सकता है जो आपकी टीम में आए। और बाकी कोई ऐसा ऑप्शन मुझे फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता इस टीम के अंदर जिसको हम अपनी टीम में लेकर के जाएं। और इस टीम के साथ वो प्रॉब्लम है, इनकी बॉलिंग अब उस लेवल की दिखाई नहीं पड़ती जैसी दिखाई पड़ती थी। हालांकि क्रिस वोक्स और ब्रैडन कार्स हैं, बैटिंग जरूर इस टीम की अच्छी है, लेकिन निश्चित तौर पर आप इंडियन टीम से कंपेयर करेंगे ना तो थोड़ी सी बेहतर अनुभव के हिसाब से तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो आपको यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इंग्लैंड की ये टीम इस बार उतनी तगड़ी मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रही। बाकी यहां पर हेड टू हेड और वेन्यू के भी आंकड़े हैं कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट के अंदर बेन डकेट का बैटिंग एवरेज केवल 27 का है। वहीं पर अगर आप देखिए इस मैदान पर तो एक मैच खेल करके 25 रन है, 23 का हाईएस्ट स्कोर है जो कि 2 इनिंग में बैटिंग करी है। इसके साथ साथ जैक क्रॉली का इंडिया के खिलाफ 9 मैच में 562 रन है, 31 का एवरेज है। इस मैदान पर 2 मैच में 108 रन है, 44 का हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद यहाँ पर बात करें ओली पोप की तो अच्छी इनिंग्स इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली है, लेकिन ओवरऑल केवल 25 का एवरेज है। और इस मैदान पर भी एक मैच में 87 रन है, 82 का हाईएस्ट स्कोर है। और जो नंबर्स आप देख रहे हैं ना सिर्फ इनके फॉर्म में इनकंसिस्टेंसी है, करियर बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये जो इंडिया के खिलाफ और इस मैदान पर आंकड़े हैं वो भी क्लियर करता है कि इनका जो टॉप 3 है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में नहीं मिलता। बाकी जो रूट के आंकड़े तो आप कहीं पर भी उठा लीजिए, तगड़े ही दिखाई पड़ेंगे किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी मैदान पर। हालांकि इस मैदान पर देखेंगे तो 10 मैच में 682 रन है, विकेट केवल एक है। बाकी हैरी ब्रूक वो इंडिया के खिलाफ अभी तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन इस मैदान पर एक मैच में 78 रन बना चुके हैं, 75 का हाईएस्ट स्कोर है। और ये चीज आपको मैं बता चुका हूं कि जो रूट और हैरी ब्रूक का ये होम ग्राउंड होगा तो निश्चित तौर पर ये दोनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल मैं बेन स्टोक्स को प्रेफर करूंगा। इंडिया के खिलाफ 21 मैच में 972 रन है, 40 विकेटें भी हैं। और इस मैदान पर तो आंकड़े इनके कमाल के हैं और टेस्ट क्रिकेट की इनकी अपनी पर्सनल सबसे बेहतरीन इनिंग जो आई है वो इसी मैदान पर 135 नंबर की पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इस मैदान पर तो आप इनको कतई भी इग्नोर कर नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर ये दोनों तो बेस्ट ऑप्शन हैं। जेमी स्मिथ को इतना बड़ा रोल प्ले करते देख नहीं पा रहा। बाकी क्रिस वोक्स जिनके बल्ले से इंडिया के खिलाफ 9 मैच में 320 रन, 137 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, 23 विकेटें भी हैं, इस मैदान पर भी बढ़िया काम करते रहे हैं। और ब्राइडन कार्स जो ना तो इंडिया के खिलाफ खेले हैं ना तो इस मैदान पर खेले हैं, लेकिन जो इनका रोल है अपने आप में वो काफी इतना शानदार है कि बल्ले और गेंद दोनों से आपको ये पॉइंट देंगे। बाकी शोएब बशीर के भी इंडिया के खिलाफ 3 मैच में 17 विकेट है, लेकिन वो इंडिया के अंदर है। तो 4 ही प्लेयर यहाँ पर ओवरऑल बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं मुझे इंग्लैंड की टीम के अंदर, जिसमें या तो हैरी ब्रूक को या तो बेन डकेट को 5वें ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। मैं फिलहाल अगर कोई कोशिश ट्राई करने की करूंगा ना 5वें प्लेयर का इंग्लैंड की तरफ से लेने की, तो हैरी ब्रूक मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन है अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग होती है। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग अगर इंग्लैंड की है तो बेन डकेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, तब छठा प्लेयर भी आप ले सकते हैं बेन डकेट के रूप में। तो डिपेंड इसी पर करेगा कि किस टीम की किस इनिंग की बैटिंग होगी। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देख लीजिए कि बेन डकेट जसप्रीत बुमराह को बढ़िया खेले हैं, 94 गेंद पर 63 बना करके एक बार, आकाशदीप की 14 गेंद पर 4 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, कुलदीप पर 3 बार 55 रन बना करके आउट हो चुके हैं। हालांकि कुलदीप के खेलने के चांसेस मुझे काफी कम दिखाई पड़ते हैं। बाकी जैक क्रॉली बुमराह पर 4 बार आउट हो चुके हैं, नंबर थोड़े से खराब है आप कह सकते हैं एक तरह से। बाकी यहाँ पर मोहम्मद सिराज इनको बेहतरीन खेला है, लेकिन आकाशदीप की 16 गेंद पर 13 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं, कुलदीप पर भी 3 बार आउट हो चुके हैं। तो आकाशदीप कुलदीप के चांसेस तो बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं खेलने के जडेजा की वजह से, लेकिन आकाशदीप एक ऐसा नाम है ना जो बहुत बड़ा जबरदस्त ऑप्शन प्रोवाइड करा सकते हैं इंडियन टीम को। देखना पड़ेगा कि मौका मिलता है नहीं। बाकी अगर बात करें जो रूट को तो इनको दिक्कत हुई है जसप्रीत बुमराह पर, और इंडिया टूर पर भी लास्ट टाइम जब आए थे तो बुमराह इनको बहुत परेशान किया था। बाकी बॉलर्स को तो इन्होंने काफी अच्छा खेला है। बाकी ओली पोप की बात करें तो इनको शार्दुल ठाकुर ने, कुलदीप ने एक बार सस्ते में आउट किया, आकाशदीप ने तो इनको 2 ही गेंदों पर आउट कर दिया है। बाकी 5 बार बुमराह ने, 2 बार सिराज ने, 2 बार जडेजा ने। तो आंकड़े इनके बहुत अच्छे हैं नहीं जडेजा को छोड़ करके बाकी बॉलर्स पर। और स्पेसिफिकली जैसा कि आप यहाँ पर बार बार आकाशदीप का नाम और बुमराह का नाम देख रहे हैं ना, वो काफी बड़ा रोल प्ले हो सकता है अगर आकाशदीप को मौका मिल जाए और अगर वो 100% फिट हो। बाकी हैरी ब्रूक ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं तो जडेजा सामने की टीम में है, इवन ये तो किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग पर फंसते हैं। और इसके बाद बात करें बेन स्टोक्स की तो इनको दिक्कत कुलदीप यादव ने दी है, और इवन जडेजा ने इनको 6 बार आउट किया है 125 रन देकर के। और बाकी बुमराह ने भी 2 बार, एक बार सुंदर ने भी। और बाकी जेमी स्मिथ लेग स्पिन
स्पिन बॉलिंग पर थोड़ा सा फंसते हैं, जो कि फिलहाल तो इंडियन टीम में है नहीं, लेकिन आप कुलदीप यादव को मान सकते हैं जो कि फिलहाल मुझे खेलते दिखाई नहीं पड़ रहे। तो इंग्लैंड की टीम काफी हद तक थोड़ी सी कमजोर पहले के मुकाबले दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर इंडियन टीम भी उतनी मजबूत तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही कि उस पर आप पूरा का पूरा ही भरोसा कर जाएं। और इसी वजह से जब इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखने आए, जो हमने आपको पीछे डिस्कस कर भी दिया, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपके सामने पूरा का पूरा स्क्वाड है, जहां पर पहले पेज पर तो 15 प्लेयर ही है, आगे बाकी के बचे जो 4 प्लेयर और भी हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल टेस्ट करियर आपके सामने, जिसमें जायसवाल का करियर 52 का एवरेज है, लेकिन केएल राहुल का 33 का बैटिंग एवरेज है 58 मैचेस के बाद भी। इसके बाद करुण नायर 6 टेस्ट मैचेस खेल करके बाहर हुए थे, 374 रन बनाए, जिसमें एक 300 प्लस की इनिंग भी है इंग्लैंड के ही खिलाफ। बाकी अगर बैटिंग एवरेज देखा तो 62 का है, धमाकेदार। बाकी शुभमन गिल के 32 टेस्ट मैचेस में 1893 रन, 35 का एवरेज है, 42 का एवरेज है पंत का। जडेजा के 80 मैचेस में 34 का एवरेज भी है, 323 विकेटें भी हैं, कमाल का करियर रहा है। बाकी नीतीश रेड्डी का करियर ठीक ठाक सा ही रहा है अभी तक। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर के इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया था। बाकी शार्दुल ठाकुर के 11 मैच पे 31 विकेटें हैं, बुमराह के 45 मैच 205 विकेटें हैं, सिराज के 36 मैच में 100 विकेट पूरे हो चुके हैं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा के 3 टेस्ट मैचेस में 8 विकेटें हैं। और बाकी साई सुदर्शन, आकाश, अर्शदीप और साथ ही साथ अभिमन्यु श्रीधरन का टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू अभी बाकी है। फर्स्ट क्लास के आप आंकड़े यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि टेस्ट जो डोमेस्टिक टेस्ट मैचेस होते हैं उसके। बाकी आकाशदीप भी इंडिया की तरफ से 60 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 15 विकेटें ले चुके हैं। ये तो करियर है, लेकिन साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 है, जिसमें आपको मैंने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर या तो अर्शदीप और या तो आकाशदीप, मेरे हिसाब से आकाशदीप ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। इन सभी का रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें ना, तो अभी ये टीम इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेली है, इंट्रा स्क्वाड मैच भी एक हुआ था इंडियन टीम के बीच में। हालांकि उस मैच का स्कोर कार्ड उतना वैल्यू करता नहीं, क्योंकि वो मैच पूरा चला नहीं, जिसमें शार्दुल ठाकुर भी सेंचुरी लगा गए थे, तो बॉलिंग का लेवल वो नहीं था। और इवन जो दोनों ओपनर इंडियन टीम के, चाहे वो ओपनर तो नहीं लेकिन कप्तान आप कह सकते हैं, शुभमन गिल और केएल राहुल ने भी वहां पर हाफ सेंचुरी लगाई थी, शार्दुल ठाकुर ने शतक लगा दिया था, और इवन वहां पर सरफराज खान ने भी एक सेंचुरी लगाई थी, एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, और उन्होंने एक्चुअली बेसबॉल खेला था। जायसवाल जो फिलहाल प्रैक्टिस मैच में बिल्कुल भी चलते दिखाई नहीं पड़े, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ये 2 बेहतरीन इनिंग्स इन्होंने खेली थी बीजीटी में, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे टच में दिखाई पड़े नहीं है। और इनकी एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ी है साफ साफ, वो है स्विंग बॉलिंग। जब गेंद हिलती है तो दिक्कत इनको होती दिखाई पड़ी है, और इसी वजह से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी ये नहीं चले। और इसके बाद बात करें केएल राहुल, तो इन्होंने अभी प्रैक्टिस मैच पे एक हाफ सेंचुरी लगाई, फिर सेंचुरी लगाई, ये अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप बेसिस पर देखें तो जबरदस्त ऑप्शन है। हालांकि यहां पर मैं एक बार सीधा सीधा कहूंगा कि ना तो जायसवाल को और ना तो यहां पर केएल राहुल को मैं ड्रॉप करने वाला हूं अपनी टीम से। जायसवाल तगड़े टैलेंट हैं, हालांकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं जायसवाल को तभी लूंगा अगर इंडियन टीम के सेकंड इनिंग की बैटिंग होती है और फोर्थ इनिंग की, तो ही ये मेरी टीम में आएंगे। बाकी केएल राहुल को मैं हर कंडीशन में टीम में रखने वाला हूं। करुण नायर भी मेरी टीम में होंगे, जिन्होंने अभी प्रैक्टिस मैच में दोहरा शतक लगाया था नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ ये ऑलरेडी 13 शतक लगा चुके हैं। बाकी शुभमन गिल की बात करें तो इनका भी फॉर्म बहुत तगड़ा तो दिखाई नहीं पड़ा, हालांकि अभी इंटर स्क्वाड मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, उसके पहले बीजीटी इनका बहुत अच्छा नहीं गया था। इनको मैं ज्यादा बड़ा फिलहाल के लिए तो रेट नहीं कर पा रहा टेस्ट क्रिकेट में। बाकी ऋषभ पंत की बात करें तो बेहतरीन प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन में बेस्ट ऑप्शन है, फॉर्म भी ठीक ठाक लगा हुआ है। बाकी जडेजा की, और आपको याद ही होगा अभी आखिरी आईपीएल मैच में भी इन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी जडेजा स्पिन ऑप्शन में अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से इकलौते नाम होंगे, और अपनी बैटिंग की वजह से भी, और प्लस जो बॉलिंग की यूटिलिटी देते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी जो पिच के बारे में आपको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था ना, उसके बेसिस पर बुमराह को तो आप कतई मिस कर ही नहीं सकते इस तरीके के मैचेस में, बेहतरीन फॉर्म में है ही। बाकी नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर 2 ऐसे नाम है जो बेसिकली एक तरह से उस प्लेयर के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। अगर दोनों प्लेइंग 11 में खेल गए तो निश्चित तौर पर बैटिंग और बॉलिंग एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे, जिसमें शार्दुल ठाकुर के ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा बनता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बुमराह के अलावा कौन सा बॉलर खेलेगा सिराज के अलावा, क्योंकि सिराज भी एक ऐसे बॉलर जो कि वॉबल बॉलिंग अच्छी कराते हैं, स्विंग करा लेते हैं ठीक ठाक, ऊपर गेंद को पिच कराते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन देखना पड़ेगा कि प्रसिद्ध कृष्णा भी खेल रहे हैं या नहीं, आकाशदीप को मौका मिलता है या नहीं, अर्शदीप को मौका मिलता है या नहीं, उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। फिलहाल जो मेरे हिसाब से अगर आकाशदीप खेलते तो बुमराह के साथ आप उनको डेफिनेटली सीधे सीधे टीम में रख सकते हैं, या तो फिर सिराज को अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। तो मैं काफी हद तक आज के इस टेस्ट मैच के अंदर भी इंडियन टीम को फेवर करते दिखाई पड़ रहा हूं, जो कि निश्चित तौर पर 6 से 7 प्लेयर मेरी टीम में इंडिया की तरफ से आते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसमें चीजें काफी हद तक कंडीशनल हैं कि किस इनिंग की बैटिंग यहां पर शुरुआत में होने वाली है, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, वहीं पर सब कुछ डिपेंड करेगा। और यहां पर आपको मैं क्लियरली बता दूं कि अगर पहले बैटिंग होती है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की टीम फेवरेट होगी। इंडियन टीम की अगर माफ करिएगा उल्टा बोल दिया मैंने, इंग्लैंड की टीम की अगर पहले बैटिंग है तो इंडियन टीम फेवरेट होने वाली है। लेकिन अगर इंडियन टीम को पहले बैटिंग करनी पड़ गई तो इंग्लैंड की टीम यहां पर फेवरेट होने वाली है, जिसमें काफी हद तक परफॉर्मेंस सभी चीजें देखनी पड़ेंगी। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़ा देखें
देखें तो जायसवाल को मैं क्यों नहीं ड्रॉप कर सकता, वो इनके आंकड़े बताते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच से 712 रन, 89 का धमाकेदार एवरेज है। हालांकि इस मैदान पर ये खेले नहीं है। बाकी केएल राहुल के भी आंकड़े इंग्लैंड के खिलाफ काफी ठीक ठाक है, 40 का बैटिंग एवरेज है इस मैदान पर। हालांकि एक मैच में केवल 8 रन है। करुण नायर के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच में 320 रन है, जिसमें एक 13 शतक था इंडियन मैदान पर। बाकी शुभमन गिल के 10 मैच में 592 रन है, 37 का एवरेज है। इस मैदान पर देखेंगे तो खेले नहीं है। बाकी अगर आप देखें ऋषभ पंत, जो इनके 12 मैच 781 रन है, 39 का एवरेज है इस मैदान पर। हालांकि सैंपल साइज आपको बहुत छोटा देखने को मिलेगा, एक मैच में केवल 3 रन है। और बाकी जडेजा 20 टेस्ट मैचेस में 1931 रन है, 70 विकेटें भी है इंग्लैंड के खिलाफ। इस मैदान पर एक मैच में 34 रन है, 2 विकेटें हैं और ये एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आज के इस मैच के बनेंगे। बाकी ठाकुर के 3 मैच 122 रन है, 8 विकेटें हैं, इस मैदान पर खेले नहीं। बुमराह को लेकर के कोई क्वेश्चन है नहीं। बाकी प्लेयरों में आकाशदीप इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच खेले हैं, 3 विकेट ले चुके हैं और अगर आज के मैच में भी खेलते तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे। ये सारी चीजें समझ लेने के बाद, और इसमें खास करके एक चीज आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि किस इनिंग की बैटिंग होगी, चीजें उस पर भी डिपेंड करेगी। तो वो चीज आपको मैंने कह दिया कि कब कौन बैटिंग करेगा तो फेवरेट होगा आज के इस मैच को जीतने के लिए, और उस कंडीशन में कितने प्लेयर किस टीम की तरफ से हम लेके जाएंगे, पिच कैसी व्यवहार करने वाली है, वो भी चीज हम समझ चुके हैं। बाकी जो बाकी बचे बेंच के प्लेयर्स हैं इंडियन स्क्वाड के अंदर, इसमें ध्रुव जुरेल है, वाशिंगटन सुंदर है, कुलदीप है, हर्षित राणा है, इनका भी टेस्ट करियर देख लीजिए, रिसेंट फॉर्म देख लीजिए। और साथ ही साथ इंग्लैंड के खिलाफ जो लोग खेले हैं, जिसमें कुलदीप के 6 मैच में 21 विकेट हैं इंग्लैंड के खिलाफ, वाशिंगटन सुंदर के 3 मैच 181 रन है, 96 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, 2 विकेट हैं, और 3 मैच में ध्रुव जुरेल के 190 रन है, 90 का हाईएस्ट स्कोर है। वो आंकड़े भी देख लीजिए, इस मैदान पर कोई खेला नहीं है। इसके बाद प्लेयर बैटल, जिसमें जायसवाल जो रोड पर 2 बार आउट हो चुके हैं, एक्चुअली ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और इवन इनको शोएब बशीर भी परेशान कर चुके हैं इंडिया दौरे पर। हालांकि उसमें काफी हद तक ईगो इश्यूज भी थे, वो काफी आगे बढ़ के शॉट्स खेलने की कोशिश करी थी, लेकिन काफी अच्छे खासे रन बना करके आउट हुए हैं, तो दिक्कत कोई खास है नहीं। बाकी केएल राहुल भी बेन स्टोक्स पर 2 बार आउट हुए हैं, लेकिन 88 रन बना करके। क्रिस वोक्स पर जो रोड पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं। बाकी शुभमन गिल शोएब बशीर पर 2 बार फंसे हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। बाकी करुण नायर का कोई फिलहाल डेटा है नहीं, चूंकि सामने की टीम में फिलहाल जो बॉलिंग अटैक है वो उसका वो फेस करते दिखाई पड़े नहीं है। बाकी ऋषभ पंत बेन स्टोक्स पर 1 बार फंसे हैं, लेकिन क्रिस वोक्स के खिलाफ दिक्कत हुई है, दिक्कत इनको जो रूट पर भी हुई है। बाकी जडेजा की बात करते इनको दिक्कत बेन स्टोक्स पर भी हुई है, वोक्स पर भी हुई है, जो रूट पर थोड़ी बहुत हुई है। बशीर ने इनको 2 बार आउट किया 61 गेंद पर केवल 7 रन देकर के, और ऑफ स्पिन बॉलिंग पर फंसते भी हैं। इसके बाद नीतीश रेड्डी, इनका कोई डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा प्लेयर बैटल का, और ओवरऑल जो पिच रिपोर्ट से लेकर के टीमों की प्लेयर की कैपेबिलिटी से लेकर के चीजें आपने समझने की कोशिश करी है, और कंडीशन के बेसिस पर कौन सी टीम फेवरेट होगी, उसके बेसिस पर कितने प्लेयर किस टीम से हमारी टीम में आएंगे, उसको देखने के बाद फिलहाल जो सबसे बेस्ट या कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन है वो जो रूट और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल है, जो सब लगभग सभी की टीमों में होंगे। और उसके अलावा अगर आप कोई ऑप्शन देखना चाहें तो एक हो सकता है बेन स्टोक्स, एक हो सकता है रविंद्र जडेजा, एक बेन डकेट, जिनको डिफरेंशियल प्लेयर्स के तौर पर एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं। बुमराह भी एक नाम है। और बाकी फिलहाल के लिए इस टेस्ट मैच की जो अभी की हमारी डेमो टीम है वो आपके सामने है, जिसमें एकमात्र विकेट कीपर इंडियन होगा, बाकी 4 बैटर है, 2 ऑलराउंडर है और साथ ही साथ 4 बॉलर। इसमें जडेजा को हटा करके कोई एक्स्ट्रा बॉलर या बैटर भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी टीम की तरफ से। लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी वो पिच रिपोर्ट और वेदर को देखने के बाद और टॉस का अपडेट देखने के बाद ही बनेगी, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो सिंपली आपको देखना है और डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक को क्लिक करके। और फिलहाल अभी ये टीम बना करके सेव कर लीजिए, और एक ही बेहतर काम आपको जो करना है वो है वीडियो को पूरा देखना, बाकी चीजें ऑप्शनल हैं। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।